हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि कॉस्ट शीट चैप्टर में देयर आर सम माइनर एंट्रीज इन द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, और जिसकी वजह से मैं आपको कॉस्ट शीट का एक सेपरेट छोटा सा मटेरियल दे रहा हूं, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्प करेगा। कॉस्ट शीट बुक्स में चैप्टर नंबर 1 भी होता है और ये कई बार चैप्टर नंबर 7, इसे यूनिट कॉस्टिंग भी बुलाते हैं। तो आपको ये चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 7 यूनिट कॉस्ट दोनों जगह काम करता है। पुराने बहुत समय से कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट दिया हुआ था उसमें कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं। तो पहले तो अपने मन में ऐसा ना लाएं कि सर कॉस्ट शीट में तो सब कुछ बदल गया है। नहीं, एक दो एंट्रीज स्पेसिफिकली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है कि आपको दिखानी है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। दोबारा चर्चा करते हैं। तो हमने कॉस्ट शीट का ये नया सप्लीमेंट रेडी किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, ये हमने आपको दिया है। इसका पीडीएफ मैं वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा और वेबसाइट से ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। वेबसाइट में जहां चैप्टर का हेडिंग दिया होता है उसके नीचे हमारी क्लास 1 क्लास 2 वीडियोस के लिंक दिए होते हैं। उसके ऊपर आपको पीडीएफ के नाम से ये आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। 2 मिनट रिदम बनाने के लिए भी कॉस्ट शीट क्या होती है, तो कॉस्ट शीट कुछ नहीं है। हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया, जो सर्विस हमने मैन्युफैक्चर की, उसमें जो हमारी कॉस्ट लगी है, जो एक्सपेंडिचर हमारा लगा है उसे बनाने में, उसको हम एक प्रेजेंटेशन में एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं और उसे हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। नाउ कॉस्ट शीट के अंदर हम कॉस्ट को प्रेजेंट करते हैं, उसमें हम कॉस्ट का ब्रेकअप दिखाते हैं, हम उसमें कॉस्ट का ब्रेकअप एलिमेंट वाइज भी दिखाते हैं, हम उसमें कॉस्ट का ब्रेकअप फंक्शन वाइज भी दिखाते हैं। हालांकि CAS4 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 कहता है कि सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आदत पड़ी हुई है कि एलिमेंट वाइज दिखा दिया जाए, फंक्शनल क्लासिफिकेशन साथ में दिखा दी जाए तो अच्छा लगता है। तो CAS4 भले नहीं कहता हो कि आप उतना डिटेल में दिखाइए, लेकिन हमारी एक पुरानी आदत बनी हुई आ रही है, तो बुक्स में भी ऐसा प्रेजेंटेशन हम लोग फॉलो करते हैं। अगर हम एलिमेंट वाइज बात करें तो किसी भी कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल का मतलब होता है जो भी उसमें आपका फिजिकल प्रोडक्ट लगता है उसे हम मटेरियल बोलते हैं। जो उसमें ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व है उसे हम लेबर बोलते हैं, और जो इन दोनों को छोड़ के जो बाकी हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व है उन्हें हम एक्सपेंस बोलते हैं। हमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने में कई सारी कॉस्ट लगी। कुछ कॉस्ट तो आपको इजीली मेजर हो जाती हैं कि सर एक यूनिट बनाने में हमारी ये कॉस्ट कितनी लगी, इजीली मेजर हो रहा है। जो चीज इजीली आइडेंटिफाइबल है, जो कॉस्ट इजीली एलोकेबल है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। तो हमारी एक होती है मटेरियल की ऐसी कॉस्ट जो इजीली आइडेंटिफाई हो रही है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। एक हमारी लेबर होती है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई होती है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। और बहुत रेयर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जो इजीली आइडेंटिफाइबल हो, तब उन्हें बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्टिंग कहती है गगन सर जो चीज इजीली आइडेंटिफाइबल है उस पर ज्यादा दिमाग तो लगाएंगे नहीं, कॉस्ट शीट में इजीली उसको डाल देंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो जो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, ये इजीली पता लग जाती हैं, इन सब को हम ऐड करके सबसे पहले प्राइम कॉस्ट दिखा देते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि जो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है उनका क्या किया जाए, तो उन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जिन्हें टेक्निकली नेम दिया जाता है ओवरहेड्स का। अब ओवरहेड्स मतलब ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्च हुआ। जैसे कि आप समोसा खाने गए,
तो सर समोसे में आलू था, ये तो पता लग गया, इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है, लेकिन समोसे को बनाने में तेल कितना खर्च हुआ ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। अब क्या करें? तो वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब कॉस्टिंग कहते हैं गगन सर ऐसी कॉस्ट जो आसानी से प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि कितनी खर्च हुई एक यूनिट को बनाने में। तो वो कहते हैं गगन इन सब कॉस्ट को ना पहले इकट्ठा कर लो, और फिर इकट्ठा करके ना हम इन्हें कुछ तरीके बताएंगे, स्पेसिफिक मेथड्स, उनके तरीके से हम इसे प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करेंगे। तो पहले हम इन ओवरहेड्स को ना ब्रेकअप करते हैं। अब ये कहलाता है हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन के भाई हमारी फैक्ट्री में कितने ओवरहेड्स लग रहे हैं, ऑफिस में कितने लग रहे हैं, रिसर्च पे कितने लग रहे हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कितने लग रहे हैं, और क्वालिटी कंट्रोल में कितने लग रहे हैं। सारी की सारी प्रॉब्लम है इनको आइडेंटिफाई करना कि ये कितने हमारे पर यूनिट पर स्पेंड हो रहे हैं। इन सब के लिए आपको ओवरहेड का चैप्टर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो हम उसमें कुछ मेजर हेडिंग्स दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो शोर मचा हुआ है CS4 CAS4 कॉस्ट शीट फॉर्मेट, वो तो कहता है गगन सर सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाओ, बाकी से कोई मतलब नहीं है। पर हम क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते आ रहे हैं, जैसी बुक्स को हैबिट पड़ चुकी है, टीचर्स को हैबिट पड़ चुकी है, पुराने लोगों को हैबिट पड़ चुकी है, तो हम उसी के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है उसे हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, ये आप सभी को पता है। और इनके मैंने एलिमेंट्स दे दिए, हालांकि एग्जाम में इतनी डिटेल में वो जाते नहीं है कि आपको इनके एलिमेंट्स को पता करना पड़े। सीधा सीधा रॉ मटेरियल लिखा होता है और प्रोडक्शन लेबर लिखा होता है। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेकर के स्टूडेंट्स के माइंड में थोड़ा डाउट होता है कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, तो मैंने उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ से आपको दे दिए हैं कि ये अगर आपको मिल जाएं तो इन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक रॉयल्टी पे कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, आपको प्रोडक्शन करने के लिए कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट हायर करना पड़ा हो केवल उसी की प्रोडक्शन करने के लिए, उसे हम बोलते हैं। और हमारी कोई कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक डिजाइन हो, तो इस तरह की जो हमारी कॉस्ट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। इसके बाद फैक्ट्री में जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए वो सब कहलाते हैं हमारे फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पर आपको दे दिए। आप इसको पढ़ लीजिएगा। हालांकि कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता कि वो आपको इतना तंग करें कि बहुत लंबी आइटम्स दे दें और कहें आइडेंटिफाई करते रहो। तो धीरे धीरे आप एक बार रीडिंग करेंगे, पता लग जाएगा कि फैक्ट्री में जो भी खर्चा हुआ वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। और फैक्ट्री में जनरली ये खर्चे होते हैं, ये हमने आपको यहाँ पे लिख के दे दिए। हमारे पास एक होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लास्ट पीरियड में कंप्लीट नहीं हो पाए थे, हमने करंट पीरियड में कंप्लीट किए, या जो करंट पीरियड में कंप्लीट नहीं हो पाई प्रोडक्शन नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट होगी, उसे हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। खैर, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अब अटेंटिव हो जाइए कि सर जो नई कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है उसमें हमें 3-4 आइटम अब अलग से दिखानी होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? लास्ट क्लास में बताया था, दोबारा सुन लो। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ में ही आपको क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दिखानी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दिखानी है, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का वो वाला पार्ट दिखाना है विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसका मतलब ये वाला पार्ट अब न्यू फॉर्मेट कहता है कि गगन सर फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ में ये भी दिखाना। क्या सर ये पुराने फॉर्मेट में होता था? आंसर इज नो। क्या पुराने एग्जामिनेशन की क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आइटम आपको मिलेंगी? आंसर इज नो। अब सर नए क्वेश्चन मिलेंगे तो ये आइटम मिलेंगी, बस इनको फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह ट्रीट करना है। अगर आपकी कोई छोटी मोटी रिकवरी हुई है, कोई स्क्रैप सेल हुआ हो, कोई बाय प्रोडक्ट सेल हुआ, तो उसको लेस कर लीजिए और फिर आपने प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट को ऐड करना है। ये आइटम पहले भी होती थी लेकिन क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली दी नहीं जाती थी, पर अब न्यू फॉर्मेट कहता है कि गगन सर हम अक्सर क्वेश्चन में प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट और सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट दोनों देंगे। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट को आपने
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करना है, जैसे आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को इंक्लूड करते हो, और सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करना। आगे बताऊंगा। हमारी कॉस्ट शीट में जहां तक मैंने अभी ऊपर आपको बताया, यहां तक हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्मेट में भी बताऊंगा आपको, यहां तक कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगी, और उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे, और ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन से रिलेटेड थे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएंगे, जो जनरल नेचर के होंगे वो हमारे यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएंगे। ठीक है सर। उसके बाद हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट को डील करते हैं, और इन सबको हम फॉर्मेट में कैसे डालेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं। अब ये हमारी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। ये हमारी कॉस्ट शीट में कई बार हिस्टोरिकल डेटा से बनता है, कई बार एस्टिमेशन पर बनता है। अब ये है सर हमारा न्यू फॉर्मेट जिसकी मैं आपके साथ बात कर रहा था। ओके, एक दो बार इसे आप अपने हाथ से लिखेंगे, ये तभी आपको याद होगा। अगर स्क्रीन पर देख करके पढ़ेंगे और कहेंगे कि सर याद हो गया, तो जब लिखेंगे तो पता चलेगा सर आइटम्स मिस हो रही हैं। तो इसको हाथ से लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। आजकल के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते ये हैबिट हो गई है कि सर आप ना हमें फॉर्मेट प्रिंट करके दे दो, सर पीडीएफ फॉर्मेट में दे दो। बेटे लेकिन जब तक आप लोग खुद हाथ से नहीं बनाएंगे, आपसे एग्जाम में गलती होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहां आप देख सकते हैं ये सारा का सारा फॉर्मेट है, और इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो ये हुए हैं कि आपको क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नए क्वेश्चंस में मिलेगी, तो आप इसे अपने फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को ऐड करेंगे। यहां मैंने लिखा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, अगर ये ना लिखा हो तो हम एज्यूम कर लेंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स तभी ऐड करना जब वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन क्वेश्चन में दिए हों। अगर क्वेश्चन में ना दिए हों तो एजम्पशन लेते हुए आप लिखना कि हमने इसे रिलेटेड टू प्रोडक्शन माना है, तब ऐड करना। अब आपको नए फॉर्मेट में ये क्रेडिट ऑफ रिकवरीज होगा, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट होगा। तो ये जो हाईलाइट किया ये नई आइटम्स आपके साथ आएंगी, और उसके बाद आपकी आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारे हिसाब से जो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट है वो लास्ट में आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ लास्ट में, और उसके ऊपर ये क्रेडिट फॉर रिकवरीज आ रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जब एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है हमने कितना प्रोडक्शन किया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है सारे गुड्स तो सेल हुए नहीं, कुछ तो स्टॉक भी बच गया होगा, तो जो सोल्ड हुए उनकी कॉस्ट क्या थी ये हम निकालते हैं। और इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक की कई बार हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है, और उसको वैल्यूएशन करने का एक सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मैंने कई बार ये डिस्कस किया है। उसके बाद हम जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग ध्यान रखना ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। फिर अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया हो तो हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन इसी पार्ट पर फिनिश हो जाता है। ओके, कुछ बातें मैंने आपको दी हैं पढ़ने के लिए, बातें सब मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी मैंने आपको ये प्रिंटेड फॉर्मेट में दे दी हैं, सो दैट आप कहें कि सर आप हमारे लिए मेहनत नहीं करते। थोड़ी बहुत तो करता हूं। अब क्योंकि ये फॉर्मेट 2019 कहूं या 2020 से ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, सब तरफ कॉलेजेस में, प्रोफेशनल एग्जाम्स में वो कह रहे हैं कि सर न्यू फॉर्मेट, न्यू क्वेश्चन, जो आपकी टेंशन है अब मैं उस पर आ रहा हूं। तो आपको अगर आप
10 ईयर पेपर देखेंगे, पुराने एग्जामिनेशन पेपर्स देखेंगे, तो आपको 2020 से पहले के क्वेश्चंस पुराने फॉर्मेट्स के मिलेंगे। हमें उसके बाद के नए नए फॉर्मेट के क्वेश्चंस मिलेंगे किसी भी बुक में। आप ये मत समझना कि सर मैं अगर दूसरी बुक ले लूं तो उसमें क्या नए क्वेश्चंस नए फॉर्मेट मिलेंगे, आंसर इज नो। तो मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिए हैं, मुझे कहां कहां मिले मैं कंपाइल करके ले आया हूं। अब फोकस यहां रखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिया आपके बीकॉम ऑनर्स एग्जामिनेशन का 2022 का ये क्वेश्चन है, और 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। एक मैं आपके साथ कर रहा हूं, एक आप खुद से घर पे कीजिएगा, ठीक है। नाउ पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें। From the following data relating to manufacturing company New Wave Limited, you are required to compute cost of production। वो कह रहे हैं गगन सर पूरी कॉस्ट शीट मत बनाना, आपकी तो हैबिट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद प्रॉफिट। कह रहे वहां तक मत जाना, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक निकाल के दे देना। और वो कह रहे गगन सर न्यू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाना। मैंने कहा ओहो कौन सी बड़ी बात है, मुझे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड करनी है, रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट ऐड करनी है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऐड करनी है, लेस रिकवरीज है, और ऐड प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट। बस ये आइटम करनी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो यहां लिखा है रॉ मटेरियल परचेस्ड, ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। एम्प्लॉय कॉस्ट पेड, अब देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट पेड लिखा है, जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है वो होता है अमाउंट पेड प्लस अमाउंट आउटस्टैंडिंग इफ एनी। हमारा टोटल कॉस्ट वो हमें शो करना है। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी वो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगी। ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, अब न्यू क्वेश्चंस में ये आपको सेपरेट आइटम मिलेगी और हम इसे सेपरेटली शो करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेपरेटली शो करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगी, और अदर्स हमारा कॉस्ट का पार्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनेगी। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, तो ये हम लेस कर देते हैं। पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट है। सैलरी पेड टू डायरेक्टर, ये हमारे किसी काम की नहीं है। वो कह रहे जी ये क्वेश्चन बना के दिखाओ, तो इससे इजी क्या होगा, आओ बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे लीजिए यहां पर मैं बना रहा हूं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1। ये 2022 एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, और ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो मुझे बताएं हम क्या लिखेंगे। सर सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में, अगर आपको ध्यान हो तो, फॉर्मेट लिखवा रखे थे। आप फॉर्मेट को जब अपने हाथ से लिखेंगे तभी ये फॉर्मेट आपको लर्न होंगे। ओके, मैंने इनको यहां पर बना के रख लिया है टू सेव द टाइम, पर एग्जाम में ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां से एक एक आइटम उठाते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,15,200, तो यहां लिख दूं 1,15,200। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 178,400, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 178,400। ये फ्रेट इनवर्ट कैरिज इनवर्ट कभी कभी दिया हो सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया।
अगर ये आपको ना दिया हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक। अगर फ्रेट दिया है तो दिखाना, अदरवाइज मत दिखाना। रॉ मटेरियल परचेज 25,60,000, रॉ मटेरियल परचेज 25,60,000, इससे आपका निकल के आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरे पास ये आंसर आ गया 24,96,800। ओके, तो इसे हमने लिखा 24,96,800। क्योंकि यहां पर हमें यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिए, इसलिए हम कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम नहीं बना रहे। ठीक है, अब सर डायरेक्ट लेबर दिया था एम्प्लॉय कॉस्ट पेड 928। क्योंकि यहां पर पेड वर्ड लिखा था तो मेरे मन में तुरंत ये भाव आ गया था कि सर हो सकता है कोई एम्प्लॉय कॉस्ट पे ना हुई हो, आउटस्टैंडिंग हो। एग्जामिनर अगर आपके साथ ऐसी ट्रिक खेले तो आपको याद रखना है कि हमने टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट जो इंकर की है वो दिखानी है, और टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट होती है जो अमाउंट हम पे कर चुके हैं और जो हमें पे करना बाकी है, वो हमारी टोटल कॉस्ट लगी थी। जैसे आपका एक्सपेंस था मान लीजिए 1000, अगर आपने 70,000 पे कर दिया होगा तो 30,000 आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो हमें टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट दिखाना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट मैंने आपको वहां पर दी थी कि आपकी कोई रॉयल्टी कॉस्ट हो सकती थी, कोई स्पेशल मशीनरी कॉस्ट हो सकती थी, कोई स्पेशल डिजाइनिंग कॉस्ट हो सकती थी। तो बहुत लिमिटेड केसेस में ये होती है, अगर हो तो आप डाल दीजिएगा। लिस्ट मैंने वहां पर आपको दी हुई है, एक बार रीड कर लीजिएगा। ये हो गया 34,24,800। क्या सर हमने पुराने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में भी ऐसा ही होता था? आंसर इज यस, ऐसा ही होता था। उसके बाद हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। आइए चेक करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स में सर हमें दिया हुआ है रिपेयर्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, तो यहां पर क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं एक काम करता हूं, मैं स्पेस बना लेता हूं। तो मैं यहां पर स्पेस बना लेता हूं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में बना लेता हूं। एक तो यहां पर बना लेता हूं मैं रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में यूज होती है तो ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। डायरेक्टली नहीं लिखा तो उन्होंने एक हिंट दिया है, और ये हमारे पास फिगर हो जाती है 3,92,200। तो मैं यहां लिख लूं 3,90,, वहां लिख देते हैं, छोड़ो, 3,92,200 और दूसरा था 34,800। ओके, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, 392,200 एंड 34,800। ये हो गया हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 38,51,800। नाउ बेटे हमारी जो है ना पुराने टाइम से आदत बनी हुई है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट दिखाने की। तो कई टीचर कहते हैं अब इसे दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मोस्टली बुक्स में दिखाया जा रहा है तो आपको भी दिखाना है। सर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP और लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। तो चेक करते हैं। ओपनिंग WIP 162,400 और क्लोजिंग 240,840। तो हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP था 2,40,000, no 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 162,400, sorry 162,400। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 162,400 और क्लोजिंग था 240,800, 240,840।
ठीक है जी, ये लेस करेंगे तो ऐड 162 400 और माइनस 240 840, ये आ गई हमारी नेट वर्क्स कॉस्ट 37,73,360। यहां पर मैं अब आपको बताऊंगा कि जो हमारा पुराना फॉर्मेट था उसमें नेट वर्क्स कॉस्ट तक का सब कुछ सेम था। अब हमारा जो न्यू फॉर्मेट आया है उसने हमें कहा है कि गगन सर आपने क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बच्चों को बताना है कि ऐड करनी है, रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट ऐड करनी है, अगर क्वेश्चन साइलेंट भी हो तो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हम विद रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानेंगे, ये हमारी एजम्पशन रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अगर दिए हों तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के साथ में रिलेटेड टू प्रोडक्शन होना जरूरी है। तो हम देखते हैं क्या हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है। यस सर, 34,400 क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, 34,400। उसके बाद रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट है 37,040, 37,040 सिंपल है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिए हुए फैक्ट्री के 3,60,000, ये लिखेंगे 3,60,000। उसके बाद ये हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट है और क्वेश्चन में हमसे कॉस्ट ऑफ सेल्स मांगा नहीं है, इसलिए इसे मैं कहीं इंक्लूड नहीं करूंगा। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये ना भी लिखा हो तो भी हम इसे लेस करेंगे 3,680। यहां पर ऑलरेडी लेस का निशान लगा है, आप चाहो तो यहां पर के टोटलिंग करते हुए गलती ना हो जाए 3680 लिख सकते हैं। और फिर हमें दिया प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट 4080, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट इज 4080। ओके, तो यहां पर अब मैं देखता हूं हमारा क्या आंसर आ गया। ऐड करूंगा 34,400 प्लस 37040 प्लस 3,60,000 प्लस 4080 और माइनस 3680, 42,05,200। दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, 42 लाख। ओ सर, हमारे आंसर में कुछ डिफरेंस आ गया, जरूर हमने कुछ टोटलिंग मिस्टेक कर दी होगी। अब दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। 38,51,800 प्लस 162,400 माइनस 2,40,840, 37,73,360 प्लस इसमें ऐड करना है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड करनी थी और क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट थी हमारी 34,400, करेक्ट है। ऐड किया 34,400। उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट थी 37040 और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन थी 3,60,000। यस करेक्ट, 3,60,000। और हमारा पैकेजिंग कॉस्ट थी 4080 और इसमें से हमने माइनस करना था 3680, 42,05,200, 42,05,200। तो बेटे आंसर तो यही आता है। मेरे ख्याल से मैंने सभी चीज़ों को ठीक लिया है, मैं फिर भी एक बार और फाइनली चेक कर लेता हूं, अदरवाइज हमारा आंसर ठीक है।
अब बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें तो आपकी गलती मालूम है लेकिन हम आपको बताएं कैसे, आपने ये फिगर गलत कॉपी कर लिए। ये थी 38,400 और यहाँ पर ये हमने 34,800 लिखी हुई है ना, तो ये मिस्टेक है हमारी। इसको हम हटाते हैं और इससे कर देते हैं, ये मिस्टेक थी 38,400, इसकी वजह से ये टोटल गलत हो गया होगा, ये टोटल गलत हो गया होगा और ये गलत हो गया। सर आपके पास रबड़ है, हमारे पास नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। 34,24,800 प्लस 3,92,200 प्लस 38,400, ये आएगी हमारी 38,55,400 प्लस ओपनिंग WIP 162,400 माइनस क्लोजिंग 240,840, 37,76,960। यही अकाउंट्स के साथ प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा होता है और मिस्टेक के चांस होते हैं। 34,400 प्लस कीजिए 37040 प्लस कीजिए 3,60,000 भी प्लस कीजिए 4080 प्लस कीजिए माइनस 3680। अब उम्मीद करते हैं हमारा आंसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम सही आ गया होगा। लीजिए, तो ये क्वेश्चन हमने आपके साथ किया। बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल सिमिलर है। द फॉलोइंग कॉस्ट डिटेल्स वर प्रोवाइडेड बाय अकाउंटेंट ऑफ वीटा लिमिटेड रिलेटिंग टू प्रोडक्ट फॉर द ईयर दिस, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए यहां पर भी वो कह रहे हैं कि सर सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना और न्यू फॉर्मेट से निकालना, और न्यू फॉर्मेट में वो 4-5 आइटम एक्स्ट्रा हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेगा। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, अब की बार सर हमें डायरेक्ट एक्सपेंस अलग से दे रखा है तो कोई बात नहीं, पुट कर देंगे। फिर सर हमें दे रखा है रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इंश्योरेंस प्रीमियम, सो इट इज योर फैक्ट्री ओवरहेड्स। अलग से भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लिखा हुआ है पर कुछ दिया नहीं है, तो ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेंगे। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, अलग से क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दिया है, रिसर्च डेवलपमेंट दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करते। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, स्क्रैप रिलाइज लेस करेंगे, अमाउंट पेड टू डायरेक्टर्स ये नहीं शो करेंगे। अब ये मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन आ नहीं सकता एग्जाम के अंदर, तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन आया था ये देख सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपको करवाऊंगा CA एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए बेटे। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जब ये फॉर्मेट बताया था तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया था, वो वीडियो भी मैंने YouTube के ऊपर डाली थी, लिंक भी आपके साथ शेयर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ना क्वेश्चन की लेआउट अलग है, तो बच्चा कहेगा कि सर एक साथ आपने ना एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, मैं इसे नेक्स्ट क्लास में करवा दूं, है ना। क्या अभी फॉर्मेट के ऊपर फोकस है, तो ये थोड़ा सा बीच में एक ऐसा कंसेप्ट ले आएगा जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो एग्जाम से पहले ना रिवाइज करने के लिए मार्क कर लेना चाहिए। डिफिकल्ट नहीं है लेकिन क्वेश्चन की लेआउट थोड़ी सी अलग है, बस और कुछ नहीं है। मैं इसे नेक्स्ट क्लास में लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने अभी छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 को
भी मैंने छोड़ दिया नेक्स्ट क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 को लेता हूं। अब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये सीए में 2020 एग्जाम में आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स एग्जाम में पहले आ चुका है, सीए एग्जाम में भी आ चुका है, पुराना क्वेश्चन है। देखिए ये हम कर सकते हैं। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ पेन। हम जनरली जो क्वेश्चन करते हैं उसमें हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो कभी आ जाए कि 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए एंड बी, एक्स एंड वाई, या 2 तरह के पेन्स बन रहे हैं, तो घबराना मत, 2 कॉलम बनेंगे। ओके, तो हमें 2 कॉस्ट शीट नहीं बनानी, एक कॉस्ट शीट में 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ पेन, एक का नाम है सुपर और दूसरे का नाम है नॉर्मल। कॉस्ट डाटा फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर इज एज फॉलोज। तो हमें 2 कॉलम बनाने हैं कॉस्ट शीट में, एक होगा सुपर का और दूसरा होगा नॉर्मल का। सर हमें डायरेक्ट मटेरियल सिंगल फिगर दिया हुआ है, जबकि हमें ब्रेकअप दिया होना चाहिए था कि सुपर को बनाने में कितना मटेरियल लगा, नॉर्मल को बनाने में कितना मटेरियल लगा। एग्जामिनर कह रहा है गगन इधर आ, सब कुछ मैं दूंगा तो तू क्या करेगा। मैंने कहा लेकिन बनाने के लिए तो सब कुछ आप ही देते हो, मैं तो प्रेजेंट करता हूं। उन्होंने कहा गगन हम आगे जाके बता देंगे इनमें से कितना सुपर का और कितना नॉर्मल का, इतना ही तो बच्चे ने करना है। ओ यानी सर इसका ब्रेकअप ढूंढना है, बस यही टेक्निकल पॉइंट है। हाँ, वेजिस का भी ब्रेकअप ढूंढना पड़ेगा। हाँ, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का भी ब्रेकअप ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये बेकार है, हमें अपनी ढूंढनी पड़ेगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपके पास 2 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इसका ब्रेकअप आपको क्वेश्चन ही बताएगा। It is further asserted that direct material cost in super pen was twice as much of that of material in normal pen. इसका मतलब अगर नॉर्मल पेन को बनाने में 1 यूनिट का मटेरियल लगता है तो सुपर पेन को बनाने में 2 यूनिट का मटेरियल लगता है, 2 गुना मटेरियल लगता है। ओहो, डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वर 60% ऑफ सुपर पेन। अगर सुपर पेन में 1 लेबर कंज्यूम होती है तो नॉर्मल पेन में उसका 60% यानी 0.6 लेबर यूनिट कंज्यूम होती है। ओके, इन दोनों का यूज करके आप अपना मैथमेटिक्स अप्लाई कीजिए और ब्रेकअप कर दीजिए। सर इतना सफिशिएंट नहीं है, कितनी यूनिट बनी ये भी तो बताओ। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वॉज सेम रेट फॉर बोथ द टाइप्स, यानी जितना ओवरहेड्स आपका नॉर्मल बनाने में लगता है सेम आपका सुपर बनाने में लगता है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वॉज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ये तो दिया हुआ है कि 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इसका मतलब क्या है। मेरे माइंड में सर एक क्वेश्चन आ रहा है, मैंने कहा पूछो। सर क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या ये ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या इन जनरल है। अगर ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएंगे, अगर ये जनरल है तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे। अब सर बताओ, मैंने कहा जब भी क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट हो तो आपको एजम्पशन लेनी है, लिख देना है स्टार मार्क करके कि हमने क्या एज्यूम किया, और ये प्रॉब्लम आपको आएगी क्योंकि पुराने क्वेश्चंस में लिखा हुआ नहीं होता था। मैंने आपसे क्या कहा, ये पुराना क्वेश्चन नए एग्जाम में पूछा गया है, एग्जामिनर लिखना भूल गया तो हम कुछ एज्यूम कर लेंगे, तो मैं एजम्पशन ले लूंगा दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। आप चाहें तो आप ले सकते हैं दिस इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग आएगा, पर दैट डजंट मीन कि आपका गलत है और मेरा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों का सही माना जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उसके लिए क्या एजम्पशन ली है। एग्जाम में अगर कोई इंफॉर्मेशन कम दी हो तो आपके पास एजम्पशन लगाने की लिबर्टी होती है। सर सेलिंग कॉस्ट वाज 1 रुपी पर सुपर पेन। नॉर्मल पेन का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन ने बताया नहीं, कोई बात नहीं। प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वर, प्रोडक्शन सुपर पेन नॉर्मल पेन दोनों की बताई है, सेल केवल और केवल सुपर पेन की बताई है,
नॉर्मल पेन की उन्होंने कहा गगन हम नहीं बताते। ओ, मत बताओ। अच्छा, ये सेलिंग ओवरहेड्स थे, सॉरी। सेलिंग प्राइस वॉज 30 रुपीज पर यूनिट फॉर सुपर पेन। ओके, आपने ये जो पेन सेल किए हैं, एक पेन 30 रुपीज का आप सेल करते हैं। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन। ओ माय गॉड सर, मैं तो दोनों बनाने के लिए तैयार था, सुपर के साथ साथ नॉर्मल भी बना देता, मगर एग्जामिनर कह रहे गगन मेरे को सिर्फ सुपर की चाहिए। ओके, वो कह रहे गगन एक तो कॉस्ट पर यूनिट भी बता देना, यानी एक कॉलम और बना लेना पर यूनिट वाला। ठीक है, कह रहे गगन कॉस्ट पर यूनिट बताना, टोटल कॉस्ट बताना, प्रॉफिट बताना, टोटल, ये तो सब निकल ही आता है। आइए जी, ये बताओ मेरे साथ साथ बनाएंगे या आप खुद से ट्राई करना चाहेंगे? सर हमें अपने पर विश्वास नहीं है कि क्या हमसे ये बन पाएगा। डेफिनेटली बन पाएगा, एक बार ट्राई करके देखो बस। मैंने फॉर्मेट कॉपी किया है, उम्मीद करता हूं आप मेरे इस फॉर्मेट कॉपी करने को बुरा नहीं मानेंगे, और इससे हमारा ना टाइम सेव होता है, बस और कुछ नहीं। बच्चे कह रहे हैं सर हमें देखने में भी अच्छा लगता है। क्वेश्चन कह रहा है कि गगन ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे, तुम हमें ये बना के दिखाओगे। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हालांकि सीए एग्जाम का है लेकिन आपके बीकॉम एग्जाम में आया हुआ है, तो बनाइए। ये है हमारी कॉस्ट शीट। क्वेश्चन कह रहा है गगन आपने सुपर पेन का एक तो टोटल का कॉलम बनाना है, और एक आपने पर यूनिट कॉस्ट भी निकालनी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग। जब पर यूनिट भी निकाल रहे हो तो यूनिट कॉस्ट भी साथ पता चलेगी। अब सर हमें यहां पर कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह कुछ नहीं दिया, हमें सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, जो कि दोनों का टोटल है, हमें उसका ब्रेकअप करना है। ओके, तो मैं एक काम करूं, मैं इसको हटा ही देता हूं। लो, क्या ना हमारे पास मौका है इसको हटाने का। ये लो, मैंने इसको हटा ही दिया। ओके, नाउ एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सही क्वेश्चन आंसर के साथ साथ ना वर्किंग नोट्स भी बनाना जरूरी है। नंबर 1, तो हम यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज। नाउ यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि गगन सर आप जरा पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। पॉइंट नंबर 1 कह रहा था कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन वॉज ट्वाइस एज मच एज इन नॉर्मल पेन। तो हमने कहा लेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन नॉर्मल पेन इज इक्वल टू, सपोज एम, मैंने एम यूनिट रखा, तो देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन सुपर पेन ये हो जाएगा 2m। हमारी टोटल प्रोडक्शन, हमारी टोटल प्रोडक्शन हुई है सुपर पेन की 40,000 हुई है सुपर की, और 1,20,000 हुई है हमारी नॉर्मल की। ठीक है, और इसमें टोटल हमारा डायरेक्ट मटेरियल जो लगा है, वो क्वेश्चन कह रहा है गगन लगाइए 8 लाख। 8 लाख रुपीस का मटेरियल खर्च करके हमने 40,000 सुपर पेन बनाए, और हमारे सुपर पेन में ट्वाइस मटेरियल कंज्यूम हुआ, और हमने 1,20,000 नॉर्मल पेन बनाए, और इसमें हमारा 1 यूनिट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हुआ।
मेरे ख्याल से ये मैथमेटिक्स आप सभी को समझ में आया होगा। टोटल मटेरियल कॉस्ट मैंने रखी और जितने आपने यूनिट्स बनाए उसमें क्वेश्चन कह रहा था कि कितनी कितनी कॉस्ट लगी। सुपर पेन बनाने में ट्वाइस कॉस्ट लगी और नॉर्मल बनाने में सिंगल यूनिट कॉस्ट लगी। इसको मैं सॉल्व करूं तो 8 लाख इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 80,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल प्लस 1,20,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल। तो 1 यूनिट ऑफ मटेरियल आ गया 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इज इक्वल टू ₹4। बताइए जी, क्या ये कॉस्ट आपने निकाली थी, ट्राई की थी, या आप मेरी वेट कर रहे थे कि हम सर की कॉपी करेंगे? दिस इज कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ मटेरियल। तो यानी नॉर्मल पेन बनाने में मटेरियल लगा ₹4 और सुपर पेन को बनाने में मटेरियल लगा 2 यूनिट्स का, यानी 2 इंटू 4 ₹8 का, है ना। तो आइए इसको हम पुट कर देते हैं। आपने सुपर पेन के लिए बनाना है और सुपर पेन की प्रोडक्शन है 40,000 पेन्स की और मटेरियल कॉस्ट है ₹8 पर यूनिट। तो 40,000 इंटू 8, 3,20,000, ठीक है। लीजिए कितना आसान है। इसी तरह से क्या आप मुझे लेबर का ब्रेकअप करके दे सकते हैं? वर्किंग नोट नंबर 2, आपकी टोटल लेबर कॉस्ट लगी है 40,000 पेन्स सुपर के बने हैं और 1,20,000 पेन्स नॉर्मल वाले बने हैं। टोटल लेबर कॉस्ट कितनी थी? 4,48,000। अब जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में लिखा था कि डायरेक्ट वेजेस ऑफ नॉर्मल पेन वर 60% ऑफ दोज फॉर सुपर पेन। इसका मतलब सुपर पेन की लेबर को हम 1 यूनिट मानेंगे, ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि ये 40,000 यूनिट्स ऑफ लेबर यहां लगी हैं और यहां पर जो लेबर लगी है वो 1,20,000 इंटू 1 यूनिट ऑफ लेबर इंटू 0.6। इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड मैथ्स नहीं हो सकता और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा सर मुझे समझ में नहीं आया। तो 1,20,000 इंटू 1 इंटू 0.6, 72,000 प्लस 40,000, ये हो गया 1,12,000 यूनिट्स ऑफ एल। तो एल इज इक्वल टू 4,48,000 डिवाइडेड बाय 1,12,000। ये भी क्या सर ₹4 आ गई? तो या सर ये भी ₹4 आ गई। अब की बार ये डायरेक्टली सुपर की आ गई, है ना। तो हम इसे लिख देते हैं। लो जी, ये हो गया ₹4, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹4, और ये हो गया 1,60,000। और एग्जाम में लिख देना कि वर्किंग नोट नंबर 1 से हमने इसे कैलकुलेट किया है, वर्किंग नोट नंबर 2 से इसे कैलकुलेट किया है। ये हमें दिया हुआ होता नहीं है। ये हो गया हमारा 4,80,000 और ये हो गया ₹12 प्राइम कॉस्ट। नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्वेश्चन कह रहा था कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट वाज सेम, यानी कि हमने ये जो 1,92,000 स्पेंड किया है, इसे स्पेंड करके हमने 40,000 सुपर पेन बनाए और 1,20,000 नॉर्मल पेन बनाए, यानी टोटल प्रोडक्शन हुई 1,60,000। और क्योंकि दोनों पेन बनाने में हमारी ओवरहेड कॉस्ट सेम लगती है, इसका मतलब 1,92,000 खर्च करके हमने 1,60,000 यूनिट्स ऑफ पेन बनाए। तो इसको आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। ये आ गई ₹1.20। यहां पर मुझे ₹1.20 की ये कॉस्ट आ गई, ठीक है। और इंटू 40,000 तो ये हो गया 48,000।
सर इसको प्लस करेंगे तो 13 रुपीज 20 पैसा, और ये हो गया 0, 0, 0, 8, 8 and 4, 12, 5,28,000। नाउ सर कोई क्वेश्चन में ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP नहीं है, कोई ये नहीं है, तो सर एक काम करें, क्या हम इसको हटा दें? तो ये आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन के अंदर बेटे ऐसा नहीं होता कि हम सब चीज़ें लिखें। अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ें नहीं दी हुई तो आप उनको फॉर्मेट में से हटा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ये हमारी वर्क्स कॉस्ट हो गई। अब आ गया सर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्या क्वेश्चन में क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है? नहीं। अब सर ये तो क्वेश्चन में दी नहीं है, ना क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दी है, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट दी है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हमें दिए हैं, क्योंकि ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बन रही है इसलिए एक्चुअल फिगर नहीं दी हुई। उन्होंने कहा हमारा एस्टिमेशन है कि लेबर का 200% जो है वो कंज्यूम होगा आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। यहां हम एजम्पशन लिखेंगे, तो यहां हम लिखेंगे एजम्पशन, तो हम इसको देंगे एक स्टार बना के नोट, और नीचे आएंगे और नीचे स्टार लगा के या नंबर 3 लिख के, जो भी आपको ठीक लगे, नंबर 3 लिखिए या आप स्टार बनाइए। वी हैव assumed that administrative overheads are related to production, और इसीलिए आप इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे 200% ऑफ लेबर @200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी 4 रुपीज, तो ये हो गई 8 रुपीज, तो ये हो गई 3,20,000। क्या प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट दी है, कोई क्रेडिट फॉर रिकवरी दी है? नहीं। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, ये हो जाएगी 21 रुपये 20 पैसा, और ये हो जाएगी 8,000। थोड़ा सा वर्बली भी करना चाहिए, 2 and 2 4, 5 and 3 8,48,000। ठीक है। इसको ठीक कर लें। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। नाउ अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारी जो प्रोडक्शन थी वो थी 40,000 यूनिट्स की, और हमारी जो सेल्स थी वो थी 36,000 यूनिट्स की। आपने प्रोडक्शन की है 40,000 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में है नहीं, बताएं क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो अगर आप समझ सकते हैं तो क्वेश्चन ने कहा है कि हमने 36,000 यूनिट सोल्ड किए हैं, इसका मतलब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 4,000 यूनिट्स का है। हमने आपको फॉर्मेट में भी इसके रिगार्डिंग एक इक्वेशन लिखवाई थी, पॉइंट नंबर 4। हाँ जी, जैसे मर्जी याद कर लीजिए, यूनिट सोल्ड होता है जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स और माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स। तो आपको क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालना है, तो आप इसको यहां ले आइए। तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, एक तो हम ये बेच सकते थे,
ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट हम बेच सकते थे, ये हमारे पास टोटल यूनिट्स अवेलेबल होते हैं सेल करने के लिए, इनमें से जितने यूनिट्स हमने सोल्ड कर दिए। अगर ये इक्वेशन आपको लगे कि सर आपने क्या बोला, तो ऊपर की इक्वेशन को ही मैंने नीचे यूज किया है, सब कुछ दिया होगा, एक चीज निकाली जा सकती है। तो आपने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड किए 40,000, ओपनिंग स्टॉक था नहीं, यूनिट सोल्ड किए 36,000, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट है 4,000। नाउ सर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स? तो 8,48,000 आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। बताइए जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को किससे डिवाइड करते हैं? अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैंने ये यहां पर भी फॉर्मूला दिया है, पहले भी बताया है कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जितने यूनिट प्रोड्यूस किए उससे डिवाइड कीजिए और जितने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कीजिए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, अब मुझे आंसर बता दीजिए बस। सर डिवाइडेड बाय 40,000 इनटू में 4,000, यानी कि 84,800 रुपीज आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। $84,800 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, माइनस कीजिए, ठीक है। अब आपके पास आ गई 8,48,000 माइनस 84,800, ये आ गई 7,63,200, ठीक है। यहां पर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ये आपकी अभी भी सेम चल रही है 21.20। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल क्वेश्चन में दिए नहीं है, एक ही दिए थे, वो हमने प्रोडक्शन के मान लिए। अब सेलिंग ओवरहेड्स, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जो भी खर्चे पर यूनिट दिए हों वो यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई होंगे। तो आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 1 रुपी पर यूनिट दिया हुआ था, याद है? हाँ, तो यानी ये हो जाएगा 36,000 रुपीज। क्या आपको कोई पैकेजिंग कॉस्ट दी हुई थी? आंसर इज नो। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो जाएगी? 22 रुपीज 20 पैसा, और ये हो जाएगी प्लस 36,000, ठीक है, 7,99,200। और आपको क्वेश्चन के अंदर सेल्स गिवन थी एट द रेट ऑफ कितना था? 30 रुपीज, एट द रेट ऑफ 30 रुपीज। तो ये आपकी 30 रुपीज पर यूनिट की सेल्स थी। तो 30 रुपीज इंटू 40,000 नहीं, 36,000, ध्यान रखना, 10,80,000 माइनस 7,99,200, तो आपका प्रॉफिट आएगा 2,80,800। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, और ये आएगा 0.8023 रुपीज 80 पैसा, ठीक है। ये मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट बता दिया, सिंपल से क्वेश्चन करवा दिए। अभी मेरे पास 2-3 थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन बच जाते हैं, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, कॉम्प्रिहेंसिव कहूंगा, या कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहूंगा, है ना। तो और वो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सीए एग्जाम वाले हैं तो वहीं से करवाऊंगा, है ना। उनमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके बीकॉम एग्जाम में 2 बार आ चुका है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो थोड़े से नए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में वो करवाता हूं। बाकी शीट आपके पास है, मन में चुलबुलाहट हो सर हम कर सकते हैं तो करके देख लीजिएगा। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और लास्ट क्लास में हमारे पास बस यही अब क्वेश्चन होंगे आपके न्यू फॉर्मेट के। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।